तो देखिए, कश्मीर के बाद भले ही अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू हो, लेकिन जम्मू में भी अब आतंकियों का अंत होगा। कैसे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के साथ ही आतंकी साजिश की क्रोनोलॉजी भी सामने आ चुकी है और इसी के तहत प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी के बाद आतंकियों के निशाने पर जम्मू है और जम्मू में घुसपैठ की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सेना ने आतंक के खात्मे का एक प्लान बनाया है और इसी के साथ ही सेना आतंकियों के सफाई में लगातार जुटी हुई है। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बल डटे हुए हैं और लगातार घेराबंदी पूरे इलाके को की गई है और आतंकियों को जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से घेर लिया है। घाटी से लेकर जम्मू तक जवान अब चौकस है, निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब आतंकियों की प्लानिंग में किसी भी तरीके से उनका जो प्लानिंग है वो अंजाम तक ना पहुंचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आपको बताएंगे यूपी के कानपुर से। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि देश को जितना नुकसान पड़ोसियों ने नहीं पहुंचाया, दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, उतना देश में रहने वाले गद्दारों ने पहुंचाया है। आज से पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए। ऐसे गद्दार जो खाते तो भारत की रोटी है, राशन कार्ड इनका भारत का है, लेकिन उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि देश के खिलाफ किस तरह से साजिश रचते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक गद्दार की क्या करतूत सामने आई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 16-17 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान यूपी में जो हुआ, उसके बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पहले मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की खबर आई, फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अब यूपी के कानपुर से ही एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां मुहर्रम के जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि यह वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पुलिस की मौजूदगी में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ये आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर जब जुलूस के दौरान पुलिस टीम मौजूद थी, फिर ड्यूटी पर तैनात उन पुलिस वालों ने क्यों उस रात घटना का विरोध या उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हैरानी देखिए, पुलिस अब शिकायत की बात करके अपनी शेखी भले बघार रही है, लेकिन सच ये है कि उस रात उपद्रवियों ने कानपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किस कदर रच रखी थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे तब लगाए गए जब जुलूस कानपुर के रावतपुर इलाके में एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सवालों में आई पुलिस जब हरकत में आई तो जुलूस के आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू अब भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। क्या साजिश मानते हैं किसी को इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो। और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दय कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। भड़काऊ बयान देने वाला आसिफ शाह भले ही अब चाहे जितनी सफाई दे, सच यही है कि उसकी इजाजत के बगैर जुलूस में इस तरह की हरकत मुमकिन नहीं थी, वो भी तब जबकि कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पहले भी सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। बहरहाल भड़काऊ नारे लगाने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाबा की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सभी को इंतजार इस बात का है कि यूपी का माहौल बिगाड़ने वाला वो दंगाई कब सलाखों के पीछे जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब कट्टरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आपको बताते पूरा मामला कट्टरता पर चोट साजिश रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में नफरत फैलाई गई थी और कानपुर में सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगाए गए थे। और इससे पहले देखिए, विवादित नारे हिंदू मंदिर के ठीक सामने लगाए गए थे। नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस वाले की मौजूदगी में गड़बड़ी हुई थी, पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद था। और देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जो है वो जागते हुए नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। नारे लगाने वाला फरार बताया जा रहा है और पकड़े जाने पर आयोजक माफी मांग रहा है लगातार। और कानपुर का रावतपुर सेंसिटिव इलाका है, 5 साल से पहले भी कई बार इस तरह
के मामले सामने आ चुके, पहले भी हिंसा झेल चुका है रावतपुर। आपको बता रहे हैं आरोपियों के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल आखिर खराब किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एल्विश यादव की। एल्विश यादव अब लंबे लपेटे में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को एल्विश यादव से ईडी ने लखनऊ के दफ्तर में घंटों पूछताछ की है। कोबरा कांड में एल्विश यादव इस तरीके से फंसे हैं कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ईडी ने आखिर घंटों तक क्या सवाल जवाब एल्विश यादव से किए हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सिस्टम को खिलौना समझने की भूल और खुद को कानून से ऊपर समझने की गलतफहमी कैसे अच्छे के होश ठिकाने लगा देती है, ये नामी यूट्यूबर एल्विश यादव के हाल को देखकर समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के दम पर एल्विश यादव इतने मशहूर हो गए कि वो ये भी भूल गए कि क्या सही और क्या गलत है, और इसकी गलतफहमी में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब सांपों के जहर की तस्करी के केस में वो पुलिस और ईडी के लंबे लपेटे में आ गए। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ में ईडी ने एल्विश यादव से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। आखिर क्या कुछ सवाल थे ईडी के पास जो एल्विश यादव से जानना चाहते थे? आखिर एल्विश यादव क्या कुछ बताना चाह रहे थे, इतना वक्त लग गया? वो कौन से ऐसे रहस्य थे जो अब ईडी एल्विश यादव से जानना चाह रही थी? जहरीला सांप काट ले तो दवाओं से इलाज मुमकिन है, लेकिन कोई सांपों के जहर से खेल खेलने लगे तो उसका इलाज सिर्फ कानून के पास ही है। एल्विश यादव के मामले में भी यही हो रहा है। सांपों से जुड़े केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने रविवार को एल्विश से लंबी पूछताछ की। एक बार जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 9 घंटे तक चला, और राजधानी लखनऊ में इस पूछताछ के बाद जब 9 घंटे बाद एल्विश ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। क्या पूछताछ हुई आपसे? एल्विश भाई 5 घंटे एल्विश पूछताछ को लेकर क्या कहेंगे? आपको बता दें, एल्विश यादव पर रेव पार्टी में 9 जहरीले सांप और 20 मिलीग्राम जहर मिलने का दावा किया गया है। वो इस मामले में 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार भी किए गए थे। एल्विश को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि 5 दिन बाद ही इन्हें जमानत मिल गई थी। उन पर आरोप है कि वो रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल ड्रग्स की तरह करते थे। इसी मामले में मंगलवार को लखनऊ में ईडी दफ्तर में उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई। कोबरा कांड के बाद अचानक एल्विश यादव सुर्खियों में आए और अपने दोस्तों को किस तरह से वह विस्पान कराते थे, सर्पों के विष से मनोरंजन कराते थे, यह सीन, यह वीडियो दुनिया ने देखा। लेकिन अब ईडी किस एंगल पर पूछताछ कर रही है, क्या कुछ जानना चाहती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। जाहिर है मामला पेचीदा है, इसलिए पुलिस के साथ ही ईडी भी जांच में जुटी हुई है। और जिस तरह से एल्विश से ईडी घंटों पूछताछ कर रही है, इस बात की आशंका पुरजोर है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध में कानून की धज्जियां उड़ाने के आरोपों में एल्विश लंबे लपेटे में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एल्विश यादव की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो निर्दोष निकलते हैं या फिर वो इस पूरे मामले में दोषी निकलते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वो करते हैं 2 मिनट में भारत का। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बिहार के दानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दीघा एम्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, हादसे में 1 की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा जल लेकर दिल्ली जा रहे थे।